वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। चलिए आज हम देखने वाले हैं डायमंड डस्ट। मूवी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 2018 से, जिस दौरान हम ताहिर को देखते हैं जो कि बाहर से जब घर आता है तो अपने पिता को जमीन पर पाता है। ओह, उन्हें किसी ने मार दिया है। लेकिन उसी वक्त अचानक से ताहिर को भी कोई मार देता है, यानी कि उस पर हमला कर देता है। अब ये कौन है फिलहाल तो यह हमें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि यहीं पर सीन कट होता है और कहानी जाती है 1954 के समय में, जहां में ताहिर के पिता मुराद का बचपन दिखाया जाता है। ये वो समय था जब इजिप्ट की सियासत काफी तेजी से बदल रही थी। इसी दौरान एक दिन अचानक से मुराद के पिता की मौत हो गई जब वो काफी छोटे थे। मुराद को उनके पिता ने समझाया था कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसके लिए माफी मांगना ही काफी नहीं होता, बल्कि उस गलती को सुधारना जरूरी होता है। अब इसके बाद ताहिर के पिता मुराद की जिंदगी में क्या हुआ ये हमें कहानी में आगे बताया जाएगा, क्योंकि सीन अब यहीं से कट होकर ताहिर पर आ जाता है। मुराद अब काफी बूढ़े हो चुके हैं और वो चल फिर नहीं सकते, उन्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है। बात करें ताहिर की तो वो एक फार्मासिस्ट है, यानी कि वो एक मेडिकल शॉप चलाता है। साथ ही वो अपने पिता का भी पूरा ख्याल रखता है और कभी कभार उसकी बुआ उनके यहाँ पर आती रहती है, जिससे ताहिर की मदद भी हो जाती है। और सच बताऊं तो ताहिर के लिए उसके पिता ही सब कुछ थे। एक दिन जब ताहिर अपनी मेडिकल शॉप में होता है तो वहाँ पर सारा नाम की एक लड़की कुछ दवा लेने के लिए आती है, और पता नहीं उस लड़की पर ऐसा क्या था, ताहिर उसे पसंद करने लग जाता है। एक्चुअली सारा ताहिर की बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर रहती है और दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते भी हैं कि वो एक ही बिल्डिंग से हैं, लेकिन उन्होंने आज तक बात नहीं की होती। अब ताहिर यहाँ पर सारा से बात करने की कोशिश करता है, मगर सारा उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। उसके जाने के बाद वहाँ पर शोएब नाम का एक गुंडा आता है जो ताहिर से एक नशीली दवा की मांग करता है, लेकिन ताहिर उसको ये दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन देने से मना कर देता है। अब इस पर वो गुंडा है, गुंडा बिरादरी का है तो गुस्सा हो ही जाएगा। वो काउंटर की उस तरफ से ताहिर का गला पकड़ लेता है। तब वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी शोएब को वो दवा दे देता है। अब ताहिर को छोड़ने के बाद जाते जाते शोएब मेडिकल शॉप का दरवाजा तोड़ते हुए चला जाता है। उसके बाद शोएब के खिलाफ ताहिर पुलिस कंप्लेंट भी करता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। इस बारे में वो अपने पिता से आकर भी बताता है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि शोएब जैसे लोगों को पुलिस कुछ नहीं करेगी बेटा, तुम इन सब चीजों में ना पड़ो तो वो अच्छा होगा, और आगे से जब भी कोई कुछ मांगे तो उसे चुपचाप दे दो, बस किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना। अगली सुबह मुराद अपने बेटे से कहते हैं कि मुझे आज बाहर कुछ काम है, तो बस फिर क्या था, ताहिर अपने हाथों से उन्हें नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाकर बाहर लेकर जाता है। असल में मुराद को बिलाल नाम के एक पॉलिटिशियन से मिलना था। वो बिलाल के गार्ड से कहते हैं कि जाओ उन्हें मेरा नाम बता दो, वो मुझे अंदर जरूर बुलाएंगे। और होता भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। ताहिर और मुराद अंदर जाते हैं, जहाँ बिलाल से मुराद अकेले में बात करता है। यहाँ दोनों के बीच काफी पॉलिटिकल टाइप की बातें होती रहती है, मगर जाते हुए मुराद बिलाल से कहता है कि आप जानते हो मैं जो भी सपना देखता हूँ वो सच होता है। कल मैंने देखा कि मेरा दोस्त आपको अपना हाथ पकड़कर कहीं लेकर जा रहा है। इस पर बिलाल हंसकर कहता है कि भला इस सपने का क्या मतलब हुआ। तो सामने से जवाब आता है, मेरा दोस्त मर चुका है, और जब मरा हुआ कोई किसी जिंदा इंसान को सपने में अपने साथ लेकर जा रहा हो, मतलब उस इंसान की मौत बहुत नजदीक होने वाली है। कम लफ्जों में कहें तो आपकी जान को खतरा है। और ये बात सुनकर बिलाल तो डर सा जाता है और मुराद यहाँ से अपने बेटे के साथ निकल जाता है। अब इसके अगले दिन जब ताहिर घर आता है ना, तो वो देखता है कि मुराद जमीन पर पड़ा हुआ है, किसी ने उसको चाकू मार दिया था। वो इससे पहले कुछ समझ पाता, कोई उससे भी मार देता है, जिससे ताहिर बेहोश हो जाता है। वो बिल्कुल कोमा में चला जाता है। उसकी आंख हॉस्पिटल में पूरे 1 हफ्ते के बाद खुलती है। ताहिर कोमा से बाहर आते ही डॉक्टर से अपने पिता के बारे में पूछता है, जिस पर सीनियर इंस्पेक्टर सुल्तान उससे कहते हैं कि वो दूसरे कमरे में आराम कर रहे हैं, तुम अभी होश में आए हो, उनसे कुछ देर में मिल सकते हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुमने देखा क्या उस दिन। यहाँ नर्स सुल्तान को पूछताछ करने से रोकती है, लेकिन सुल्तान उसकी एक नहीं सुनता। फिर सुल्तान को ताहिर बताता है कि जब मैं घर आया तो अब्बा नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और तभी किसी ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं देख तो नहीं पाया कि वो कौन था, पर अब्बा एक दिन पहले बिलाल से मिलने गए थे, लेकिन उनके बीच क्या बातें हुई ये मुझे नहीं पता, मगर बिलाल उनसे मिलकर खुश नहीं था। मुझे तो उसी पर शक है कि कहीं उसने अब्बा पर हमला ना किया हो। अब यहाँ ताहिर खास करके शोएब पर ज्यादा शक जताता है। शोएब दोस्तों वही जिसने उसकी दुकान से वो नशीली दवा ली थी, क्योंकि उस घटना के बाद ताहिर ने उसकी पुलिस कंप्लेंट भी करवा दी थी। हो सकता है उसी ने करवाया हो। ये सब कुछ जानने के बाद सुल्तान ताहिर को बता देता है कि उस दिन एक्चुअली तुम्हारे पापा की मौत हो गई थी। ये सुनकर बेचारा ताहिर रोने लग जाता है। अब कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद आखिरकार ताहिर को डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन डॉक्टर उससे बताती है कि तुम अपने एक हाथ से कोई चीज आसानी से नहीं पकड़ पाओगे अब, साथ ही तुम्हें माइग्रेन भी हो सकता है, तुम्हें कुछ दिनों तक दौरे भी पड़ सकते हैं, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। घर आने के बाद ताहिर से मिलने के लिए सारा आती है। असल में उसे बेहोश सारा नहीं देखा था, तभी उसने सही समय पर एम्बुलेंस बुलाकर ताहिर की जान बचाई थी। ताहिर फिर उसको शुक्र अदा करता है और उसके पूछने पर बता देता है कि अभी वैसे पुलिस को कुछ पता नहीं चला कि वो हमला किसने किया था। इसके बाद सारा चली जाती है। बाकी सारा की बात करें तो वो एक मशहूर न्यूज चैनल की शो के प्रोड्यूसर है, जिसमें करप्ट लोगों और पॉलिटिशियन से रिलेटेड न्यूज दिखाई जाती है। ये न्यूज टीवी पर सारा का बॉयफ्रेंड वलीद पेश करता है। सारा उससे काफी ज्यादा इंप्रेस भी हो जाती है और उसके शादीशुदा होने के बावजूद, उसके बाल बच्चे होने के बावजूद सारा वलीद को चाहती है। इधर ताहिर सुल्तान के बुलाने पर उससे मिलने जाता है, जहाँ पर सुल्तान उससे पूछता है कि
क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिता क्यों बिलाल से मिलने गए थे? इस पर ताहिर ना में जवाब देता है। यहाँ ताहिर सुल्तान से अपने पिता की केस फाइल देखने के लिए मांगता है, जिसके मुताबिक मुराद के सर पर दाहिनी तरफ वार किया गया था, यानी कि किसी बाएं हाथ वाले आदमी ने यह काम किया है। सुल्तान ताहिर से बताता है कि हमें कोई भी सुराग वैसे अभी तक तो मिला नहीं, क्योंकि वहां पर तुम्हारे मुराद और तुम्हारी बुआ के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं थे, और दरवाजा या खिड़कियां भी बिल्कुल सही सलामत थी। मतलब कि जिसने भी मुराद को मारा है वो उसे अच्छे से जानते थे, नहीं तो भला मुराद उसके लिए दरवाजा क्यों खोलते। बाकी रही बात शोएब की, तो वो उस वक्त कहीं और किसी और के साथ था, तो उसे भी हम अरेस्ट नहीं कर सकते। अब सुल्तान की बातें सुनने के बाद ताहिर जब घर आता है तो वो अपने पिता की किताबें और बाकी सारा सामान वगैरह देखने लग जाता है। उसे इसी दौरान एक किताब मिलती है जिसके अंदर मुराद ने एक डायरी छिपाई हुई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी की कहानी लिखी हुई थी। इस डायरी को ताहिर पढ़ने लग जाता है। इसी के साथ कहानी फिर से मुराद के बचपन यानी 1954 में जाती है। पिता की मौत के बाद मुराद और उनके परिवार को पैसों की वजह से काफी दिक्कतें हुई। मुराद के पिता के एक दोस्त जिनका नाम जाकिर था, उन्होंने मुराद की पढ़ाई पूरी करने का जिम्मा अपने कंधों पर लिया और साथ ही मुराद को एक हीरे की दुकान में काम पर लगवा दिया, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ कुछ पैसे भी कमा पाए। जाकिर की एक बेटी थी जो कि अपनी पालतू बिल्ली को बहुत प्यार करती थी, पर कुछ दिनों से उस बिल्ली के स्वभाव में अजीब सा अंतर आ गया और उसने सभी को काटना शुरू कर दिया। अब जाकिर इस बिल्ली को घर से दूर करना चाहते थे, मगर वो अपनी बेटी की वजह से मजबूर थे, क्योंकि उसकी बेटी को वो अभी भी बहुत प्यारी थी। तो एक दिन हुआ ये कि उन्होंने मुराद से वो पाउडर मंगवाया जिससे हीरे की सफाई की जाती थी। इस पाउडर को वो डायमंड डस्ट बोलते थे। इस डायमंड डस्ट की छोटी सी डोज जाकिर ने उस बिल्ली को खाने में दे दी। बिल्ली कुछ ही दिनों में मर गई। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और जाकिर ने मुराद से ये भी कहा था कि ये बात किसी को मत बताना। जल्दी 2 साल बीत गए और साल 1956 में इजिप्ट में युद्ध छिड़ गया। तब मुराद ने देखा कि जाकिर दुश्मन जहाज को रोशनी दिखाकर सिग्नल दे रहा है, यानी कि वो गद्दार निकला। इस पॉइंट पर मुराद को अपने पिता की बात याद आ गई कि अगर गलती की तो माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, उसे सुधारना जरूरी है। तो जाकिर की इस गलती को सुधारने के लिए मुराद ने उन्हें चाय में वही डायमंड डस्ट दे दी जो उन्होंने बिल्ली को दी थी, और इसे जाकिर एक ही महीने में तड़प तड़प कर मर गया। उसके मरने के बाद जाकिर की बेटी और माँ ने ये देश ही छोड़ दिया और फिर मुराद ने भी अपनी हिस्ट्री की पढ़ाई पूरी कर ली। साल 1967 के युद्ध में वो सेना में शामिल होकर लड़ाई के मैदान में भी गया। फिर वो वापस आकर हिस्ट्री टीचर बन गया। लेकिन मुराद की जिंदगी तब बदल गई जब उसे एक ब्लैक सर्जरी हुई। इस सर्जरी में कुछ अनजान गलतियों की वजह से मुराद की कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और वो व्हीलचेयर पर आ गया। इसी वजह के कारण मुराद की पत्नी उसे और ताहिर को छोड़कर चली गई। अब मुराद के पास लोगों की जासूसी करने के अलावा कोई काम नहीं था। उसने कई किताबें लिखी और बड़े बड़े लोगों से अपनी जान पहचान बढ़ाई, ताकि वो आसानी के साथ पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और ऐसे लोगों को सजा दे सके जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं या किसी करप्शन में शामिल हैं। उन्होंने इसी डायमंड डस्ट से कई लोगों को मारा। इसी डायमंड डस्ट को देने के लिए मुराद बिलाल से मिलने गया था, क्योंकि बिलाल हर बार इलेक्शन जीतने के लिए काफी सारी गलत चीजें और अपराध वगैरह करता था, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। लेकिन आज वो बीमार पड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बताना भूल गया कि ताहिर को कॉल करके एक डॉक्टर ने कुछ दवाओं और इंजेक्शंस वगैरह का ऑर्डर दिया था। असल में वो डॉक्टर बिलाल के यहाँ था। तो ताहिर ये सब कुछ लेकर वहां पर गया और उसने बिलाल को अकेला पाकर उससे कई सवाल किए। वो कहता है, आखिर मेरे पिता तुमसे क्या कहने आए थे उस दिन? जिस पर बिलाल ने बताया कि वो अपने किसी सपने की बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने मेरी मौत देखी थी। हालांकि फिर डॉक्टर के वहां जाने की वजह से ताहिर वहां से चला जाता है, पर अब उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए थे और यहीं पर ये डायरी बीच में खत्म हो जाती है। इसके बाद ताहिर उस डायमंड डस्ट को ढूंढने लग जाता है जो कि उसे अपने पिता की व्हील चेयर के हैंडल के अंदर रखी मिलती है। इसके कुछ देर के बाद ताहिर को अपने साथ एक पार्टी में ले जाने के लिए सारा आती है, जो उसे पार्टी में ले जाकर वलीद से मिलवाती है। असल में वलीद ताहिर का एक लाइव इंटरव्यू करना चाहता है अपने शो के लिए। इसमें वो ताहिर से मुराद की मौत से जुड़े कई सवाल पूछना चाहता है, जिसके लिए ताहिर सुनते ही तुरंत मना कर देता है और वहां से सारा को बाय बोल कर निकल जाता है। दूसरी ओर सुल्तान बिलाल के बेटे हुकुम की मिस्ट्रेस जेनिफर से फोन पर बात कर रहा होता है। असल में अब बिलाल कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो उसकी जगह उसका बेटा हुकुम उसकी जगह इलेक्शन में खड़ा होने वाला है, इसलिए उसने जेनिफर को सुल्तान के साथ मीटिंग करने के लिए कहा हुआ है। अब हुकुम का नाम सुनते ही सुल्तान तुरंत उससे मिलने जाता है, जहां हुकुम उसे बताता है कि बिलाल की बॉडी के अंदर डॉक्टर्स को कोई फॉरेन मटेरियल मिला है, जिसकी वजह से उनके शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं और अब वो कुछ ही दिनों के मेहमान भी है, इसलिए मुझे इस इलेक्शन में तुम जैसे लोगों का साथ चाहिए। इस पर सुल्तान कहता है कि मुझे आपको इलेक्शन जिताने के लिए अपोजिशन को दबाना होगा, उनके लोगों को जेल में डालना होगा और भी बहुत सारी चीजें करनी होगी। बट एक बात बताइए, इसके लिए आप मुझे अपना मेंशन दे सकते हो? यहाँ हुकुम को सुल्तान की मांग जायज नहीं लगती, क्योंकि उसका मेंशन काफी महंगा होता है, इसलिए वो गुस्सा करके चला जाता है। घर पहुंचकर वो जेनिफर को अपना गुस्सा दिखाता है। जेनिफर जानती थी कि हुकुम को लड़कों का शौक है, तो उसने हुकुम के कमरे में पहले से एक लड़का बैठा के रखा होता है, फिर दे एंजॉय। लेकिन वो सुल्तान को नहीं बोला था। यहाँ वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुल्तान को उसकी जॉब से डिस्चार्ज दिलवा देता है। इधर बिलाल की भी अब तक मौत हो गई होती है। दूसरी ओर हमें पता है कि ताहिर ने शोएब की पुलिस कंप्लेंट की थी, इसलिए अब वो ताहिर को मारना चाहता है। तब ताहिर उससे कहता है कि मेरे पिता की तरह मुझ में भी सपने देखने की शक्ति है, जो कि सच होते हैं। इस सपने के बारे में मैं तुम्हें चाय के साथ बताता हूँ। अब
पे ये चीज सुनकर शोएब ताहिर को छोड़ देता है। फिर क्या था, ताहिर चाय में वही डायमंड डस्ट मिलाकर शोएब को पिला देता है और उससे कहता है, मैंने देखा कि मेरा मरा हुआ बाप तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब ये सुनकर शोएब तो हंसने लग जाता है और कहता है कि तू भी अपने बाप की तरह पागल हो गया है क्या। इतना कहकर वो वहां से निकल जाता है। इस तरफ सारा को पता चलता है कि जब भी वलीद उसके साथ इंटीमेट होता था तो एक कैमरा छुपाकर उसे रिकॉर्ड किया करता था और उसने ये एक नहीं कई लड़कियों के साथ किया था। ये चीज का पता लगते ही सारा समझ जाती है कि वलीद उसके साथ अब क्या करने वाला है, उसको वो ब्लैकमेल करेगा। इसलिए वो इसके बारे में सबको बताने का मन बना लेती है, लेकिन वलीद उसको पकड़कर उसके साथ और जबरदस्ती करने लग जाता है और साथ ही साथ रिकॉर्डिंग भी करता है। यही नहीं, वो सारा को मारता भी बहुत ज्यादा है। उधर दिखाते हैं तो शोएब अब धीरे धीरे बीमार हालत में है और सुल्तान से मिलता है। सुल्तान जब देखता है कि शोएब का हाल बिल्कुल बिलाल की तरह है तो उसे ये समझने में देरी नहीं लगती कि सब कुछ ताहिर का ही किया धरा है। बस फिर क्या था, सुल्तान शोएब के साथ ताहिर के घर पर जाता है जहां ताहिर को शोएब काफी अच्छे से धोता है। यहाँ तक कि सुल्तान एक पॉइंट पर शोएब को भी इंजेक्शन देकर मार देता है। असल में वो हुक्म से ताहिर के जरिए अपना बदला पूरा करना चाहता था। इसके लिए वो अगले दिन ताहिर को एक जगह मिलने के लिए बुलाता है जहाँ ना चाहते हुए भी ताहिर को जाना ही होगा। साथ ही शोएब की बॉडी भी उसी को ठिकाने लगानी है। इसके लिए ताहिर सुल्तान के जाने के बाद बाहर से ढेर सारा एसिड खरीद कर लेकर आता है, पर इसके पहले वो बॉडी को ठिकाने लगाता वहां पर सारा आ जाती है जो कि अपनी चोट के साथ ताहिर से वो सब कुछ बताती है जो वलीद ने उसके साथ किया है। ताहिर फिर किसी तरह सारा को संभालता है पर वो शोएब की लाश को गलती से देख लेती है। अब लाश को देखकर वो काफी तेज चिल्लाती भी है। यहाँ ताहिर उसका मुंह बंद करके उसको पूरी सिचुएशन और सारी बात समझाता है। फिर सारा के जाने के बाद ताहिर शोएब की लाश को काट कर उसे बाथटब में एसिड डालकर रख देता है। कुछ देर में बॉडी के पार्ट्स एसिड की वजह से गायब हो जाएंगे। इस बारे में सारा भी किसी से कुछ नहीं बताती। दूसरे दिन सुल्तान ताहिर से कहता है कि तुम्हारे पिता के बारे में काफी सुना था पर अब उन्हें जान पाया हूँ। तुम्हें भी उनकी डायमंड डस्ट की मदद से आज एक जान लेनी होगी जो होगी बिलाल के बेटे हुकुम की। सुल्तान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हुकुम के करीब पहुंचाने का वादा करता हूँ। तुम्हारे पिता की जान बिलाल ने ही ली है और अब तुम्हें उसके बेटे हुकुम को मारने का मौका मिल रहा है तो मेरा और तुम्हारा दुश्मन एक ही है। ये काम किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बस दोस्तों फिर क्या था, सुल्तान जेनिफर को जान से मारने की धमकी देकर उसके जरिए ताहिर को हुकुम तक पहुंचा देता है। अब हुकुम को लड़कों का शौक है तो वो ताहिर को देखकर काफी खुश भी होता है। यहाँ पर ताहिर एक फोटो को देखता है जो कि 1 जनवरी 2018 की थी और इसमें बिलाल अपने परिवार के साथ था। उस दिन वो देश से बाहर परिवार के साथ घूमने गया था, तो अगर वो देश से बाहर था तो वो मुराद को कैसे मरवा सकता है। यही सोचकर ताहिर उसे डायमंड डस्ट देकर अपने घर पर आ जाता है और कुछ और ढूंढने लग जाता है। उसको अपने पिता की एक और डायरी मिलती है जिसमें मुराद ने लिखा हुआ था कि वो असल में बिलाल की जासूसी कर रहा था जिसके लिए सुल्तान और शोएब काम करते थे। तो हुआ ये कि इस पॉइंट पर मुराद ने पहले शोएब को अपना शिकार बनाने के लिए चुना, क्योंकि कानून का रखवाला अगर देश का गद्दार और करप्ट ऑफिसर होगा जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है तो ये बहुत बड़ा नुकसान है देश के लिए। लेकिन उस समय हुआ है कि सुल्तान पहले से मुराद से 2 कदम आगे था और उसे पता लग चुका था कि मुराद उसको मारना चाहता है। इसलिए उसने शोएब के जरिए उस दिन मुराद को मरवाया और उस वक्त असल में मुराद ने ही शोएब के लिए दरवाजा खुला था। यहाँ पहले उसने मुराद को मारा और फिर जब ताहिर आया तो उससे भी बुरी तरह मारा। और अब दोस्तों ताहिर के सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी, तो वो एक होटल में सुल्तान को मिलने के लिए बुलाता है जहाँ से उसने पहले शुगर पैकेट्स चुरा लिए थे और उनमें डायमंड डस्ट मिलाकर नए पैकेट्स बना लिए थे। फिर जब सुल्तान उससे मिलने के लिए वहां पर आने वाला था तो उसने वहां पर पहले ही वो पैकेट्स बदल कर रख दिए थे जो वो अब चाय में पीने वाले थे। बस फिर क्या था, जैसा कि ताहिर ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। सुल्तान ताहिर को धमकी देते हुए एक पैकेट अपनी चाय में डालकर पी जाता है। यहाँ ताहिर उसके लिए करप्शन और गलत कामों के बारे में बात कर रहा होता है। ताहिर का तो काम हो चुका था, वो अब ये जगह छोड़कर कहीं और ही गायब हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जल्द ही सुल्तान को पता चल जाएगा कि उसे भी डायमंड डस्ट दे दिया गया है जिसका किसी के पास इलाज तो है नहीं। जल्द ही सुल्तान की भी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है और उसके मरते ही ताहिर वापस आ जाता है। इसी डायमंड डस्ट की मदद से सारा भी वलीद की जान लेकर अपना बदला पूरा करती है। वो और ताहिर अब एक दूसरे को चाहने लगे थे तो दोनों साथ में इस जगह को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं जहां दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन इन्होंने जो लोगों की जान ली थी उसे ये कभी भुला नहीं पाएंगे। और मूवी के आखिर सीन में हम बची हुई डायमंड डस्ट को ताहिर के हाथों में देखते हैं जिसे वो अपने पिता की व्हीलचेयर के हैंडल में रख देता है। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।